देखो, सबसे पहले तुम्हें स्ट्रैटेजी अपनी पता होनी चाहिए। तुम्हारे दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि अभी हमारा जुलाई मान लो, क्या डेट है आज? 8। मतलब जुलाई मान लो, तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अगर हम एक सिंगल ग्रुप की बात करते हैं तो सिंगल ग्रुप के हिसाब से भी दिसंबर में तो तुम्हारे पेपर ही हैं, तो उसको तो काउंट ही मत करो। तो तुम्हारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, आराम से तुम्हें 3 महीने में अपना सिलेबस ख़त्म करना है, एंड दैट इज़ पॉसिबल। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और तुम अब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ये बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा बिल्कुल नया है। एक टैक्स ज़रूर नया है, कॉस्ट ज़रूर नया है, लेकिन ये दोनों पेपर्स तुम्हारे थोड़े थोड़े पहले पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में, बस लेवल थोड़ा आगे आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारी जो सारी मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत है वो कॉस्ट अकाउंटिंग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर ही है। तो 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। तो अगर अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे तो भी तुम बहुत आराम से ये ग्रुप 1 क्रैक कर सकते हो। और अक्टूबर नवंबर में तुम्हारा अक्टूबर शुड बी फॉर रिवीजन, और नवंबर एंड दिसंबर के जो भी रिमेनिंग डेज होंगे दैट शुड बी फॉर फुल लेंथ पेपर सॉल्विंग। ये होना चाहिए। ऐसे ही अगर तुम सिर्फ ग्रुप 2 पे काम कर रहे हो कि हम सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो सेम इसमें भी कि ये तुम्हारा पूरा थ्योरी पेपर है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तुम्हारा ऐसा नहीं है कि टोटली अननोन पेपर है, इसमें तुमने कुछ पोर्शन पहले किया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के कंटिन्यूएशन में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही जब हम एनालिसिस मोड में ले आते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, थोड़ा फाइनेंस का रोल आ जाता है, थोड़ा नया पेपर है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कंटिन्यूएशन में ही आ जाता है। मतलब कॉस्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं उसी को हम आगे डिटेल में यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें भी तुम्हारे पास ये 3 पेपर स्कोरिंग है। यहाँ पे भी तुम्हारे पास अगर किसी का थ्योरी वीक भी है तो तुमको टारगेट लेना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 80, इसमें 80। फिर अगर इन दोनों में 80 ले आए तो तुम इनमें 60 भी टारगेट कर लो। ये तुमको अपने पेपर सॉल्विंग में ध्यान देना ही देना है। तो कितना हो गया ये? 280 का स्कोर आ गया। तो अगर तुम ये स्कोर अपना एज्यूम कर रहे हो और ये स्कोर तुम अपने टेस्ट पेपर्स में ला रहे हो तो मतलब ये ग्रुप क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चलो थ्योरी है, उसमें 60। ये तुम्हें अपने लिए लाइंस डिमार्केट करनी है कि मेरे इतने मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। अगर मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो आई एम ऑन अ बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन पे रहोगे तो फिर वो रिस्क रहता है कि होगा या नहीं होगा। बट जब हम बहुत श्योर हो देंगे हाँ इस बार तो हो जाएगा, तो वो हमारे पहले के टेस्ट सीरीज से ही होता है। इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है और वो ऐसी होनी चाहिए जो तुम किसी से इवेल्युएट भी कराओ। ये नहीं कि मैंने 10 पेपर सॉल्व कर लिया प्रीवियस ईयर के, मैंने 20 पेपर सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, क्या किसी ने इवेल्युएट करके तुम्हें स्कोरिंग दी है? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट में भी तुम आराम से 70 ले सकते हो। ये तब मैं बता रही हूँ जब किसी का थ्योरी, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों का थ्योरी थोड़ा जनरली वीक पे चला जाता है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट में पूरा 80 का टारगेट स्कोर करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूरा 80 का टारगेट स्कोर करो। तो यानी कि कितने हो गए ये? 130, 210 और 290। मतलब कितने हम सेफ मोड में हैं अगर हम अपने टेस्ट में ये वाला स्कोर लेके चलते हैं, क्योंकि कितना ही कम हो जाएगा रियल टाइम में एग्जाम स्ट्रेस या रियल टाइम में हम भूल गए, जो भी रीज़न होगा कितना ही कम हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास 80 का मार्जिन है, इसमें हमारे पास 90 का मार्जिन है। दोनों में तुम्हें सेम स्ट्रैटेजी है कि अगर तुम सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो तुम्हें 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है। जो बच्चे दोनों ग्रुप्स करते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्लान करना पड़ता है, उनको अपना सिलेबस अगस्त में ही ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगस्त में सिलेबस ख़त्म करके, क्योंकि उन्हें 2 महीने रिवीजन को देने पड़ते हैं कि सितंबर एंड अक्टूबर रिवीजन को दें और फिर नवंबर से फुल लेंथ पेपर करें। तो दोनों ग्रुप्स वालों को थोड़ा सा ज़्यादा प्लान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और ये टारगेट अपने लिखने चाहिए। ये है फेज़ 1। फिर
फिर जब फेज़ 2 की बात करते हैं हम कि ये तो हमारा बिग प्लान हो गया, अब स्मॉल प्लान कैसे बनाएं। हर मंथ में हमें कितना सिलेबस करना है कि मेरा 3 महीने में सिलेबस हो जाए, उस 3 महीने के सिलेबस में हर मंथ में मुझे कितना सिलेबस करना है उसका टारगेट बनाना पड़ेगा। मतलब टोटल सिलेबस को मंथली डिवाइड कर लो, पहले मंथली डिवीजन कर लो कि मुझे 3 महीने में इतना करना है। एक बार मंथली डिवाइड हो गया तो फिर वीकली डिवाइड करो, और वीकली में सिर्फ मंडे टू सैटरडे का ही डिवाइड करना अपना प्लानर में, संडे का मत करना। संडे को अपने को रिवॉर्ड या पनिश करने के लिए रखो। अगर हमने मंडे टू सैटरडे तक का पूरा टारगेट अचीव कर लिया तो हम संडे को रिलैक्स देंगे खुद को, हम उसमें अगले हफ्ते की प्लानिंग करेंगे, थोड़ा कहीं घूम कर आएंगे, कुछ बढ़िया सा खाएंगे, ठीक है, हम रिलैक्स करेंगे, हम अच्छी देर तक सोएंगे। लेकिन अगर हमने मंडे टू सैटरडे वाला टारगेट पूरा नहीं किया तो हम संडे में कुछ ये सब नहीं करेंगे, हम संडे में पूरा बैकलॉग खत्म ही करेंगे, फिर चाहे हमें अपने को कमरे में बंद करना पड़ जाए। तो ये संडे तुम्हारे पास बफर का रहना चाहिए कि थोड़ा बहुत बचा तो चलो हाफ डे में एंजॉय कर लेंगे, हाफ डे में पढ़ लेंगे। इस तरह की प्लान बनाओ। तो एक बड़ा प्लान बनाने के बाद हमें स्मॉल प्लान्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज हम बड़े प्लान को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वीकली बनाने के बाद अब तुम्हें अपने उस वीक का टारगेट में डेली बेसिस का संडे को बैठो और अगले 6 दिन का टारगेट बना लो कि मुझे मंडे को ये करना है, ये पेपर 6 है, ये पेपर 7 है, ये पेपर 8 है और ये पेपर 9 है। अगर दोनों ग्रुप है तो आगे हो जाएगा। ये हम अभी एक ग्रुप की बात करते हैं। ये पेपर है मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करके सैटरडे, हर दिन मुझे इसका इतना करना है, इसका इतना करना है, या मुझे एक दिन में 2 ही पेपर करने हैं तो ट्यूसडे मुझे इसका इतना करना है, इसका इतना करना है। 4 पेपर एक दिन में करने हैं तो सबका अपना अपना लिखना है। तो और ये कभी भी किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग पेस होता है। तो अपना बनाओ संडे को बैठ के ये पूरा शेड्यूल 6 दिन का, और फिर रोज अपना ये देखो कि आज मैंने कितना किया, आज मैंने पूरा कर लिया अपना, तो चलो ठीक है, मेरे को 10 पॉइंट्स मिल गए, मैंने कम किया तो मुझे 9 पॉइंट्स मिले। तो कायदे से तुम्हारे 6 दिन के कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 60 पॉइंट्स होने चाहिए। ये तुम देखो कि तुमने कितना परसेंट कंप्लीट किया, उतने परसेंट अपने को स्कोर दो। ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर तुम अपने को देने की आदत डाल लोगे ना तो तुमको डेली बेसिस पे मोटिवेशन रहेगा। सोचो आज रात को सोने से पहले जब तुमने अपने को पॉइंट्स दिए पूरे 10, कितनी सुकून की नींद आएगी। लेकिन अगर दिए 8 तो फिर ये रहेगा कि यार मेरे को सुबह कल वाला 10 भी करना और आज वाला 2 भी करना है। तो तुम्हारा ये स्टेज ही नहीं आएगी कि तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम डेली अपने को चेक कर रहे हैं। वैसे भी तुम तो जो कोर्स कर रहे हो उसमें कंट्रोलिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुमको अपने से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक चार्ट बनाओ, एक डायरी मेंटेन करो और उस डायरी में सारी अपनी प्लानिंग को, एंड डोंट डिस्कस योर प्लानिंग विद एनीवन। ये अपना मंत्र समझ लो कि हमें अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करनी, सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स। हमें अपनी प्लानिंग में अपने टीचर्स की ज़रूरत है, हमें अपनी प्लानिंग में अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें घर पे वो सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और बाहर हमारे टीचर्स दे रहे हैं। दोस्तों के साथ डिस्कस करना, मैंने तो ये बनाया, तेरा कितना हुआ, कोई ज़रूरत नहीं, ना अपना बताना है ना दूसरे का पूछना है। कंपटीशन है ये, ठीक है। तो आपको किसी के साथ कुछ डिस्कशन नहीं करना है, ये आपका राज है जो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है।